हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है सोशलिस्ट सर्च। ठीक है, देखते हैं किसके बारे में। एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन परसिस्ट विद इट्स ब्लंडर बस रीशेपिंग ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। कह रहा है कि जैसा कि ट्रम्प का जो प्रशासन है, जो लगातार जो ब्लंडर बस दिखाया जा रहा है। ब्लंडर बस का मतलब होता है कि एक केयरलेस तरीके से, बिना सोचे समझे तरीके से जो बदलाव किए जा रहे हैं, उसने एक तरीके से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। अ मैरिज ऑफ हाइपर इम्पेरियलिज्म एक तरीके का मैरिज है, मतलब एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। क्या चीज़ है? हाइपर इम्पेरियलिज्म। हाइपर इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपने से कमज़ोर लोगों के लिए। मतलब अगर आपकी वो बात नहीं मान रहा है तो आपने फोर्स यूज़ करके उसकी अपनी बात मनवा ली। तो एक तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, इसकी एक नीति क्या है? हाइपर इम्पेरियलिज्म की। विद वॉर्स इन वेस्ट एशिया, जो कि किसमें दिखता है? जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है। अ डी फैक्टो कैप्चर ऑफ पावर इन वेनेजुला। अ डी फैक्टो कैप्चर का मतलब है कि ऑफिशियल तौर पर तो उन्होंने वेनेजुला के ऊपर आक्रमण करके उसको कब्जा नहीं किया है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से उन्होंने ऐसा कर दिया है। भाई, वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे उनको ये पकड़ के ले आए थे अपने देश में और अपनी ही कोर्ट में सजा दे रहे थे। तो एक बार बात होती ये कह सकते हैं ना हम लोग कि भाई अमेरिका कौन होता है ना। मगर एक तरीके से उनके पास डी फैक्टो पावर है वेनेजुला की। एंड द स्ट्रैंगलिंग ऑफ क्यूबास फ्यूल ट्रेड। और लगातार स्ट्रैंगलिंग मतलब होता है किसी का गला घोटना, किसी को रोकना। कि क्यूबा का जो फ्यूल ट्रेड का पूरा व्यापार सिस्टम है उसको भी ये रोक रहे हैं, उसका भी गला घोट रहे हैं। एक तो क्या हो गया? ये हाइपर इम्पेरियलिज्म है, मतलब ताकत के साथ ये वेनेजुला के ऊपर भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और क्यूबा का जो फ्यूल ट्रेड है उसके ऊपर भी दिखा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? आइसोलेशनिज्म, मतलब अपने आप को हर चीज से अलग रख रहे हैं। वो क्या है? सीन इन विड्रॉल्स फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि ये दिखता है किसमें? कि इन्होंने बहुत से ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, जहाँ पे लोग मतलब बहुत सारे कंट्रीज मिलकर वेलफेयर का काम करते हैं या फिर एक कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, इन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया है। जैसे बहुत से ऐसे ये तुम्हारे यूनाइटेड नेशन के ग्रुप हैं, उससे अमेरिका ने अपने आप को हटा लिया। एंड टैरिफ इम्पोज्ड ऑन अ विम। ऑन अ विम का क्या मतलब होता है? कि अचानक से, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए हुए ये तो टैरिफ भी दूसरे देशों के ऊपर थोप देते हैं बिना सोचे समझे। तो एक क्या चीज हो गई? एक तो हाइपर इम्पेरियलिज्म का यूज कर रहे हैं और दूसरी इनकी नीति क्या है? आइसोलेशनिज्म की। तो वही कह रहा है कि एक मैरिज है, एक कॉम्बिनेशन है हाइपर इम्पेरियलिज्म का और आइसोलेशनिज्म का, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन की नीति है उसमें। The world has been waiting for a political alternative to Trumpism to take shape। इसीलिए पूरी दुनिया एक तरीके से इंतजार कर रही है कि ट्रंप के प्रशासन की जगह कोई दूसरा एक विकल्प अमेरिका में आए, ताकि ये सब जो चीज़ें हैं उसमें लगाम लग सके। दुनिया क्या सोच रही है इस समय? इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भारत के लिए भी बहुत अच्छे नहीं हैं। भाई, बहुत से भारतीयों को उन्होंने वीज़ा देने से मना कर दिया, बहुत से भारतीयों को वहाँ से भगा दिया, उनकी जॉब छीन ली, भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो एक तरीके से अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, भारतीय सरकार है, वो भी ये सोच रही है कि भाई ट्रंप के प्लेस में कोई दूसरा ऐसा विकल्प आए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इसीलिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आफ्टर 2024 के बाद, व्हेन अ वैपिड मतलब वीक, कि जब जो अच्छा, तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि ये यूएस इलेक्शन से रिलेटेड पैसेज है। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है, दो पार्टी, नेशनल लेवल में कह सकते हैं बड़ी पार्टी जो है। उसी तरीके से जो यूएस में है वहाँ पे एक क्या है? डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन जो है राइट विंग है, ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जो डेमोक्रेटिक है वो लिबरल है, थोड़े से लेफ्ट विंग है। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है तो बता रहा है कि जो 2024 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से वीकनेस दिखाई है, डिस्प्लेस्ड लिटिल
आइडियोलॉजिकल गम्शन का मतलब ये होता है कि इन्होंने एक तरीके से अपनी जो विचारधारा है फॉरेन पॉलिसी के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखाई है। मतलब उन्होंने अपनी बातों को, अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को उतने सही तरीके से नहीं रखा, उतनी मजबूती से नहीं रखा जितना कि रखना चाहिए था। वेलफेयर और टेकिंग ऑन द प्लूटोक्रेट रीशेपिंग अमेरिकन डेमोक्रेसी, मतलब किसी तरीके की वेलफेयर की बात नहीं करी। प्लूटोक्रेट्स कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और जो एक तरीके से राजनीति में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंबानी अडानी हो गए, ठीक है भाई, हैं तो अमीर और किसी ना किसी तरीके से वो इलेक्शन को प्रभाव भी डाल सकते हैं। मान लो कि वो आज ये कह दें कि भाई ये फला फला बीजेपी का कैंडिडेट है, अगर जो लोग इसको वोट देंगे या इस स्टेट को जिता देंगे, हम उनके यहाँ फ्री मोबाइल बांटेंगे, है ना, क्योंकि पैसा बहुत है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव भी रखते हैं अपना इलेक्शन के ऊपर। तो इसी वजह से तो ये कह रहा है कि ये जो वीक डेमोक्रेटिक पार्टी रही है, जो वहाँ की अमेरिका की अपोजिशन है, उसने एक तो अपने विचारधारा जो उसकी थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर उसको मजबूती से नहीं रखा। दूसरी चीज़ है उसने वेलफेयर की बात नहीं करी। और तीसरी चीज़ है जो वहाँ पे अमीर लोग हैं जो आज के समय में अमेरिकन डेमोक्रेसी को आकार दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी किसी तरीके का इन्होंने विरोध नहीं जताया या फिर उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हुए जितनी मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। द प्रॉस्पेक्ट्स लुक्ड स्लिम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसी वजह से किसी भी तरीके की जो उम्मीद थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गिरेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी, सारे वॉर बंद करा देगी, भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, वैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट होने लग जाएगा, कह कि इसका जो एक तरीके से जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो मान लो आज के समय में कांग्रेस पार्टी जैसे अपोजिशन में है, अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी का बहुत अच्छा विरोध ना करे, है ना, अपना वीक मुद्दों को पकड़े, तो जो लोग हम लोग हैं और जो जितने भी मतलब पूरे देश के लोग हैं, अगर बीजेपी पार्टी कुछ ऐसा करने लग जाए कि हम लोग सब पूरी देश उससे एकदम परेशान हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम अपोजिशन पार्टी की तरफ देखेंगे। मगर अपोजिशन पार्टी कुछ कर ही नहीं रहा है तो फिर किसको देखेंगे? तो ये एक निराशा की भावना आने लग जाती है। वही कह रहा है द प्रॉस्पेक्ट लुक्ड स्लिम। देन इन नवंबर 2025 कह रहा है कि उसके बाद नवंबर 2025 को जोहरान ममदानी, ये वहाँ के कोई लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वन न्यूयॉर्क सिटी, इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को जीता ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डी कॉमोडिफिकेशन। किस किस आधार पर? डी कॉमोडिफिकेशन के आधार पर। डी कॉमोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बातें जो हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा जोर दें, जो आपके अधिकारों के ऊपर ज़्यादा जोर दें और प्रॉफिट की बातें कम करें। मतलब एक लीडर ऐसा होता है कि जिसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, जो ये कहता है भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, है ना, और इंडस्ट्रीज बढ़ाओ ताकि जो लोग हम लोग पैसा कमा सकें। मगर एक लीडर ऐसा होता है कि भाई लोगों को घर दिलवाओ, भले ही प्रॉफिट उतना ना हो, लोगों को अनाज सही से मिलना चाहिए, फूड सही से मिलना चाहिए। तो वो कह रहा है कि इन्होंने डी कॉमोडिफिकेशन के आधार पर न्यूयॉर्क सिटी को जीता। प्लेसिंग सिटीजन नीड्स अबव मार्केट शिबुलेथ। शिबुलेथ का मतलब होता है कि जो पुराने बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो पुराने घिसे पिटे नियम होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो लोगों की आवश्यकता को मार्केट के जो ट्रेडिशनल तरीके थे, प्रॉफिट वाला सिस्टम जो था, उससे लोगों की आवश्यकता को ऊपर रखा। वाइल जबकि ओपनली कॉलिंग इजराइल्स वॉर ऑन गाजा अ जीनोसाइड, और उन्होंने साफ साफ तरीके से बोला कि जो इजराइल ने वॉर छेड़ी है गाजा के ऊपर वो एक जीनोसाइड है। हिज विक्ट्री डिड मोर देन कैप्चर न्यूयॉर्क्स इमेजिनेशन। कह रहा है कि न्यूयॉर्क की लोगों की जितनी कल्पना थी उससे अधिक इनकी विजय ने किया है, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है बाहरी क्षेत्रों में भी। इट किसके लिए यूज हुआ है? विक्ट्री के लिए। कि इस विक्ट्री ने सेट ऑफ एक मतलब ऊर्जा भड़का दी या फिर एक चीज स्टार्ट कर दी। वो क्या थी? इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह। एक विद्रोह को भड़का दिया बाई डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जो कि डेमोक्रेटिक समाजवादी थे उनके द्वारा, विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी रैंक्स, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। कहने का क्या मतलब है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, तो मान लो कि आज की डेट में हम कांग्रेस को अपोजिशन मान लेते हैं, ठीक है, अपोजिशन है ही, और मान के चलते हैं कि जो ऊपर की लीडरशिप है वो उसके मुद्दे इतने अच्छे नहीं हैं कि जो बीजेपी को हरा दे, ठीक है, या फिर बीजेपी को एटलीस्ट कमजोर कर दे। तो उसी में कुछ ऐसे व्यक्ति जो नीचे स्तर के लीडर हैं वो उभर के आते हैं और अपनी ही पार्टी में एक विद्रोह कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं,
कि ये जो ऊपर के हमारे लीडर बैठे हुए हैं, इनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी नहीं है, इनके जो टॉपिक हैं वो उतने अच्छे, एजेंडा इतने अच्छे नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो करो तो हो सकता है कि हम बीजेपी को हरा दें। ठीक, इसी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी में भी वहां पे कुछ हुआ कि डेमोक्रेटिक्स जब उन्होंने न्यूयॉर्क में मतलब इनको जब जीत मिली तो एक तरीके से कुछ लोग ने एक विद्रोह कर दिया पार्टी के अंदर कि भाई नहीं, चीजें अब हमारे हिसाब से होनी चाहिए। इन मिशिगन्स अगस्त 4 प्राइमरी। अब प्राइमरी क्या है, देखो यहाँ पे एक प्राइमरी से मतलब है कि वहाँ पे एक इलेक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्टी जो है वो देती है, क्या कहते हैं उसको, टिकट देती हैं, मगर अमेरिका में टिकट डायरेक्टली नहीं मिलता, वहाँ पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है। मान लो जैसे अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी जी को टिकट मिली थी, इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर की सीट में बैठते हैं। मान लो अब इंटरनल एक वोटिंग होने लग जाए बीजेपी के अंदर कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, तो वही जीतेगा, वह मतलब जो जीतेगा वही क्या कहते हैं इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो वही इन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी में जो मिशिगन अगस्त 4 को हुआ, अब्दुल अल सैयद वहां के कोई पार्टी मेंबर होंगे, अब प्रोग्रेसिव बैक्ड बाई इंडिपेंडेंट सेनेटर बर्नी सैंडर्स, इनको एक तरीके से सपोर्ट था किनका, जो इंडिपेंडेंट सेनेटर था। सीनेट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे राज्यसभा है वहाँ पे सीनेट होती है, तो सीनेट का जो मेंबर होता है उसको सीनेटर बोलते हैं। तो बर्नी सैंडर्स का इनको सपोर्ट था। वन द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन। अब डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन क्या है, मतलब जो डेमोक्रेटिक जो इंटरनल एक तरीके से इलेक्शन हुआ है कि उनको टिकट दिया जाए, उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन जीत लिया फॉर सेनेट। सेनेट का मतलब राज्यसभा जैसे यहाँ की है। डिस्पाइट प्रो इजरायली ग्रुप्स स्पेंडिंग हैवली अगेंस्ट हिम, जबकि एक उन्हीं के अंदर की पार्टी का जो बहुत ज़्यादा प्रो इजरायली था उसने बहुत खर्चा किया, बहुत एडवर्टाइजमेंट किया। मतलब थोड़ा सा अलग है, कभी देखना उनका सिस्टम पूरा ना, अभी समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो उन्हीं के पार्टी के अंदर जो प्रो इजरायली ग्रुप के लोग थे उन्होंने बहुत खर्चा किया उनके अगेंस्ट में, उसके बावजूद भी वो जीत गया। मतलब लोगों को उनकी पार्टी में ये बात पसंद आई जो भी उन्होंने कही। एनजी निक्सन। अब एनजी निक्सन एक दूसरे कोई पॉलिटिकल लीडर है। अ 3 टर्म स्टेट लेजिस्लेटर हु ज्वाइंट द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर मतलब जैसे राज्यसभा हो गया, तो उनके 3 के पास टर्म थे, मतलब 3 बार इन्होंने एक तरीके से अपनी मेंबरशिप ली है। तो जिन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो विद्रोह वाला ग्रुप था उसको ज्वाइन किया था ऑफ अमेरिका इन जून में। ही हैज़ वन फ्लोरिडाज डेमोक्रेटिक सीनेट नॉमिनेशन। अब इन्होंने फ्लोरिडा के जो डेमोक्रेटिक सीनेट नॉमिनेशन थे, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटरनल पार्टी के इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं हुए वहाँ पे, कौन खड़ा होगा इलेक्शन में उसके इलेक्शन है ये। तो डेमोक्रेटिक सीनेट नॉमिनेशन को इन्होंने भी जीत लिया। हैविंग स्पेंड मेयरली $60,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, सिर्फ इन्होंने $60,000 ही एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए। एज अपोज टू हर मॉडरेट अपोनेंट $2.2 मिलियन। अगर हम बात करते हैं उनके अपोनेंट की, जो उनके खिलाफ थे, वो पार्टी के अंदर ही हैं मगर उनके खिलाफ ही कोई खड़ा होगा ना पार्टी से, तो उसने $2.2 मिलियन खर्च किए, तब भी वो नहीं जीत पाया और इन्होंने जीत लिया। सच रिजल्ट्स मैटर इन अ कंट्री वेयर सोशलिज्म मतलब समाजवाद मतलब जहाँ पे सब इक्वल हो, सब जितना भी कमाओ सबको बराबर बांटो, किसी को ना ऊपर ना नीचे, सब इक्वल। तो जो इस तरीके के जो रिजल्ट हैं ऐसी कंट्री में, कहाँ पे, यूएस में, जहाँ पे समाजवाद हैज बीन यूज्ड टू इवोक द रेड स्केयर मतलब कम्युनिज्म, ठीक है, कि वहाँ पे समाजवाद को एक तरीके से दिखाया गया कि ये कम्युनिज्म का रूप है। मतलब समाजवाद कहाँ पर है, चाइना में है, चाइना में क्या है, कम्युनिज्म है। समाजवाद कहाँ पे है, रशिया में, रशिया में क्या है, कम्युनिज्म है। अब यूएसए क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने कह दिया ठीक है भाई, अगर तुम्हें सोशलिस्ट के साथ जाना है जाओ, मगर फिर हमसे मत कहना कि तुमने चाइना और इसको रशिया बना दिया, तुम कम्युनिज्म के उसमें आ जाओगे। अब लोग डर गए कि भाई हमारे डेमोक्रेटिक राइट खत्म हो जाएंगे। इस वजह से ऐसे कंट्री में जहाँ पे सोशलिज्म को इस तरीके से दिखाया गया डराने के लिए कि ये कम्युनिज्म का रूप है, इवन डिकेड्स आफ्टर द कोल्ड वॉर। मिस्टर सैंडर्स हुज अनएबस्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अनएबस्ड मतलब जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल झिझक, मतलब एक तरीके से शर्मिंदा ना हो अपनी चीज़ में, या फिर किसी पूरी तरीके से मजबूत हो। कह रहा है कि जिनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब जो समाजवाद है, इज क्लोजर टू यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसी। वो किस तरीके का सोशलिज्म है, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिज्म है उस तरीके का। ये किस तरीके का सोशलिज्म है देखते हैं। दैन टू स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब देखो,
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है एक तरीके से कि जो जितने भी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ये जो बेसिक मतलब है, ठीक है। मगर जो मिस्टर सैंडर्स है उनका सोशलिज्म कैसा है? यूरोपियन सोशलिज्म जैसा है। यूरोपियन में सोशलिज्म कैसा होता है? वहाँ पे सरकार के पास सब कुछ नहीं होता, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में भी होता है। मगर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सरकार को, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, और भी कुछ समस्याएं हैं जो सामाजिक समस्याएं, उनके लिए पैसा देती है सरकार को कि भाई पढ़ाई फ्री कर दो, किसानों को मदद कर दो, कमज़ोर लोगों को मदद कर दो। तो ये किस तरीके का है? तो ये एक तरीके से कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म का मिक्सचर है। तो इसलिए जो मिस्टर सैंडलर का सोशलिज्म है वो किस तरीके का है? यूरोपियन सोशलिज्म जैसा है। रैन टू प्रेसिडेंशियल कैंपेन दैट प्रिपेयर्ड दिस ग्राउंड। कह रहा है कि ये जो मिस्टर सैंडर्स थे, इन्होंने दो दो प्रेसिडेंशियल कैंपेन मतलब इलेक्शन होता है तो अपने प्रेसिडेंट जिनको तुम नॉमिनेट कर रहे हो उनके लिए पूरा कैंपेन चलाना होता है। तो मिस्टर सैंडर्स ने जब प्रेसिडेंशियल 2 कैंपेन चलाए तो इस ग्राउंड को तैयार किया किसके? सोशलिज्म के, समाजवाद वाले की। While the likes of Alexandria Ocasio-Cortez and others, कह रहा है कि जैसे अलेक्जेंड्रिया मतलब जो नेता है वहाँ के और जो दूसरे नेता हैं, shows its electoral viability मतलब एबिलिटी, क्षमता, इन डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन हाउस इलेक्शन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं वैसे उनके हाउस इलेक्शन होते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि इस सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विचारधारा के साथ भी उन्होंने जो डेमोक्रेटिक का जहाँ पे गढ़ था, मजबूती थी, वहाँ पर भी इलेक्शन जीत के दिखाया है। तो इसका मतलब ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाला आइडिया है वो अमेरिका में काम कर रहा है। इन 2026 में a new generation of democratic socialists has sharpened its method and its reach। कह रहा है कि ये जो नई जनरेशन है 2026 की डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की, उसने अपने मेथड को शार्पन किया है मतलब इम्प्रूव किया है और उसका रीच भी बढ़ाई है, लोगों तक उसको पहुंचाया भी। द फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी मतलब कि चीज़ों को जिन जो प्राइजेस हैं वो लो हों और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको आसानी से चीज़ें मिल सकें। इन चाइल्ड केयर मतलब चाइल्ड केयर सबको मिल सके, रेंट फ्री, रेंट बहुत ज़्यादा ना बढ़ सके, मेडिकेयर फॉर ऑल सबको मेडिकल की सुविधाएं मिल सकें, एंड टैक्सिंग द रिच और जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, वाइल ब्रेकिंग विद डेमोक्रेटिक पार्टीज फॉरेन पॉलिसी कंसेंसस। और जबकि इन्होंने अपने आप को दूर रखा जो मेन डेमोक्रेटिक पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी के एग्रीमेंट है या उनकी जो सहमति है उससे, मतलब जो भाई जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी अलग है, क्या मतलब कह सकते हैं कि मान लो वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मगर जो उनके अंदर का ग्रुप है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का वो ऐसे इस बात को नहीं मानता। इसीलिए स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो उनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का लीडर जो जीता उसने ये बोला भाई ये जो गाजा में हो रहा है वो जेनोसाइड है, ठीक है। तो मतलब उनकी जो फॉरेन पॉलिसी से उनकी अलग विचारधारा है। इंक्लूडिंग ऑन फंडिंग इजराइल्स मिलिट्री, मतलब जो इनकी विचारधारा है, जो सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, वो इजराइल को लेकर जो फंडिंग होती है उससे भी उनकी सहमति नहीं है। हैज़ कैरीड देम बियॉन्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड सच एज न्यूयॉर्क। इसी वजह से जो इनके मजबूत गढ़ हैं जैसे कि न्यूयॉर्क है उससे भी आगे लोगों तक इनकी बात पहुंची है। द न्यू कोहर्ट हैज़ नॉट ओनली वन प्राइमरीज but also registered a shift in the political outlook of many Americans। कह रहा है कि ये जो न्यू कोहरेट का मतलब ये जो स्पेसिफिक ग्रुप बना है जिनकी एक ही जैसी सोच है, जिनका एक ही जैसा एम है, वो कौन है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। कह रहा है कि इन्होंने सिर्फ ये जो प्रिलिमिनरी इंटरनल पार्टी वोटिंग सिस्टम था उसी को नहीं जीता है। प्राइमरीज मतलब क्या है? जो पहले चरण का चुनाव हुआ है पार्टी के अंदर, सिर्फ उसी को नहीं जीता है, इन्होंने एक राजनीतिक शिफ्ट दिखाया है, मतलब जो लोगों का माइंडसेट था, जो अमेरिकन का माइंडसेट था राजनीति को लेकर, उसमें एक चेंज लाके दिखाया है। बट कॉशन इज वारंटेड, लेकिन ये जरूरी है कि वो केयरफुल रहें। टेकिंग ऑन द रिपब्लिकन मशीन इन नवंबर। कह रहा है कि जब रिपब्लिकन मशीन मतलब पूरे सिस्टम पार्टी से जब उनकी लड़ाई होगी इलेक्शन में, विल बी अ फार टफर टास्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होगा, स्पेशली खासकर इफ द डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट डजंट रैली अराउंड इट इंसर्जेंट्स अगेंस्ट ट्रम्पिज्म। मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पुराने सदस्य हैं, जो बड़े सदस्य हैं, ठीक है, वो अगर इन विद्रोहियों के साथ
नहीं आते हैं, यूनाइट नहीं होते हैं, रैली मतलब यूनाइट होना, यूनाइट नहीं होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाएगी ट्रम्प के खिलाफ, ट्रम्प की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ने में। येट फिर भी सपोर्टर्स पॉइंट टू अ डीप अनपॉपुलर मिस्टर ट्रम्प, की जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो मिस्टर ट्रम्प है अब वो मतलब लोग उनको इतना नहीं चाह रहे हैं, एंड अ वेलफेयर फर्स्ट मैसेज दैट कुड कट अक्रॉस द यूएस कल्चर वॉर द रिपब्लिकन्स विल कीप स्टोकिंग। और जो ये वेलफेयर का मैसेज है कि सबके लिए वेलफेयर होगा, सबके लिए अच्छा होगा, समाजवाद होगा, सब बराबर होंगे, ये जो है कुड कट अक्रॉस का मतलब होता है ओवरकम कर सकता है, मतलब इन सब जो समस्याएं हैं इनसे पार पा सकता है। वो क्या है कि यूएस में एक कल्चर वॉर चल रहा है, मतलब एक धार्मिक चीज़ों को लेकर वॉर चल रहा है और आइडियाज़ को लेकर वॉर चल रहा है, एक इंटरनल समाज में वॉर चल रहा है, जो कि रिपब्लिकन लगातार उसको भड़काए जा रहे हैं अपने भाषणों से, अपने जो उनका नेचर है या उनकी जो नीतियां हैं उससे। फॉर द ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज उनके लिए, जैसे कि इंडियंस, द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कि ये जो एक समाजवाद जैसी पार्टी वहाँ पे उभर रही है एज अ वाइबल फोर्स, एक वाइबल फोर्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक वर्केबल पावर है जो काम कर सकती है ग्राउंड में, इन द यूएस में, विल बी वेलकम, एक सराहनीय कदम है भारत के लिए, तो अच्छा है भाई। एज इट एम्फेसिस रेस्ट ऑन फेयर ट्रेड, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाले लोग हैं इनका जो एम्फेसिस है ये फेयर ट्रेड के ऊपर आधारित है, ये किसी के ऊपर दबाव बनाने वाले नहीं हैं, ये सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। मल्टीलेटरल इंगेजमेंट, मतलब सबके साथ इनकी इंगेजमेंट रहेगी, ये सबके साथ मिलकर काम करेंगे। बिसाइड्स एन एंड टू वॉशिंगटन फॉर एवर वॉर, और इसके अलावा मतलब साथ ही साथ जो वॉशिंगटन का जो लगातार वॉर चल रहे हैं कहीं मिडिल ईस्ट में, कहीं अफगानिस्तान में, उसको भी ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ दिस पैसेज? प्राइमरी पर्पज़ क्या है पैसेज का? एवल्यूएटिंग आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन इन अमेरिकन गवर्नेंस। हाँ, पहले क्या था कि एक जो बहुत ही ज़्यादा एक कट्टरवाद वाली सोच थी, अब क्या हो रहा है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब चीज़ें चेंज हो रही है, एक आइडियोलॉजिकल मतलब जो विचारधारा है उसमें चेंज आ रहा है, तो पूरा पर्पज़ ही यही था, यही जो विचारधारा की लड़ाई थी राइट विंग और लेफ्ट विंग वाली, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी एक विचारधारा की लड़ाई थी, तो हर जगह आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन दिख रहा है अमेरिकन गवर्नेंस में, तो प्राइमरी पर्पज़ तो ये होगा। डॉक्यूमेंटिंग डिप्लोमेटिक शिफ्ट इन फॉरेन रिलेशनशिप, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक शिफ्ट्स आ रहे हैं हमारे अमेरिका के फॉरेन रिलेशनशिप में। नहीं, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल फेलियर्स ऑफ पार्टीशन लीडरशिप, पुराने जो लीडरशिप थी उनकी फेलियर्स को एनालाइज करना। नहीं, एसेसिंग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच फैक्टर एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ इंसर्जेंट कैंडिडेट, किस वजह से ये जो विद्रोही कैंडिडेट थे वो सक्सेसफुल रहे, ऐसा क्या फैक्टर था? एक्सटेंसिव कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था। नहीं, लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल ग्रास रूट फाउंडेशन, हाँ मिस्टर सैंडर की बात याद है, जो उन्होंने 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो किए थे उसमें इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया था सोशलिज्म के लिए, तो ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ था 2-3-4 साल पहले, उसकी वजह से इनको यही एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से ये जो विद्रोही कैंडिडेट थे उनको जीतने को मौका मिला था, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। विच चेंज इज नॉट मैंशनड एज अफेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मूवमेंट, ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि इस पैसेज में मेंशन नहीं है जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मूवमेंट के ऊपर प्रभाव डाल रही है? डीपली इनग्रेन कल्चरल सोशल डिवीजन, हाँ ये तो है कि भाई वहाँ पे कल्चरल डिवीजन थे, इसी वजह से कल्चरल वॉर को रिपब्लिकन वाले भड़का रहे थे, तो ये तो मेंशन है। सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चरल पॉलिसी हर्डल्स, मतलब कानूनी प्रक्रियाओं की जो नीतियां हैं उसमें बहुत बाधाएं हैं, इस वजह से इनके सामने इतनी दिक्कतें आ रही हैं। देखो ये लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चरल पॉलिसी की किसी भी तरीके की बात नहीं हुई है। पोटेंशियल लैक ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यूनिटी, हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में खुद में यूनिटी की कमी है, तो ये भी मेंशन किया गया है। हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बायसेस, बिल्कुल सही है, जो पुरानी विचारधारा थी उसकी वजह से भी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, जो पार्टी में भी या फिर समाज में भी, और जो सोशल बायसनेस है उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो ये भी मैंशनड है, तो बी जो है वो हमारा आंसर। विच स्ट्रेटजी इज नॉट मैंशनड एज पार्ट ऑफ द न्यू सोशलिस्ट कोहर्ट फोकस, कह रहा है कि ये जो नया सोशलिस्ट का ग्रुप बना है इसका ऐसा मतलब किस चीज़ में इनका फोकस नहीं है जो कि इस पैसेज में मेंशन नहीं किया गया, मतलब ऐसा कौन सी चीज़ में ये फोकस कर रहे हैं जो कि इस पैसेज में मेंशन नहीं है?
कंट्रोलिंग रेंटल प्राइसेस, रेंटल प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग, नहीं ये तो बात नहीं हुई है। टैक्सिंग वेल्दी, बड़े बहुत ज़्यादा अमीरों को टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सॉरी ये भी बात हुई है। फंडिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड केयर प्रोग्राम को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी है। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। What does the term decommodification refers to in the passage? Decommodification का क्या मतलब है? Decommodification का मतलब होता है कि आप लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचें मार्केट प्रॉफिट से, ठीक है। तो प्राइवेटाइजिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विस सेक्टर्स, नहीं। इंसेंटिवाइजिंग ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन एफर्ट्स, नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग लेबर लॉज, नहीं। एलिवेटिंग ह्यूमन वेलफेयर ओवर मार्केट प्रॉफिट, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अ रिवर रन्स फॉर सेंचुरीज, कह रहा है कि काफ़ी सदियों से जो रिवर है वो बहती हुई आई है। येट बिलाइज द आइडिया ऑफ, इसके बारे में बाद में देखेंगे। बिलाइज का मतलब किसी चीज़ का कंट्रास्ट ला रहा है, मतलब उस आइडिया को एक तरीके से फॉल्स बता रहा है। इट फ्लोज अवे एज इट फ्लोज इन, मतलब वो वैसे ही एक तरीके से बह के चली जाती है जैसे बह के आती है। कैन बोथ फ्लड एंड रन ड्राई, या तो वो बाढ़ ले आएगी या सूखा ले आती है। सूखा मतलब जब चली जाती है तो सूखा हो जाता है एकदम, जब बहुत ज़्यादा आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है। टेक इन ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है। चेंज कोर्स, अपना रास्ता बदलती है। एंड डैश न्यू टेरिटरीज, और नए नए जगह को अपने अंदर लेती है। अ लॉन्ग क्रिएटिव कैरियर कैरीज अ सिमिलर पैराडॉक्स, कह रहा है कि एक अगर कोई एक लॉन्ग क्रिएटिव कैरियर है किसी इंसान का, तो वो इसी तरीके का एक कॉन्ट्राडिक्शन रखता है। वाइल, जबकि, मतलब कहने का मतलब ये है किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन रखता है कि वो लगातार बहता रहता है नदी के तरीके से, जो कैरेक्टरिस्टिक नदी दिखाती है उसी तरीके का दिखाता है। जबकि रिटेनिंग एन एसेंशियल रिकॉग्नाइजेबल वॉइस इट मस्ट कंटिन्यूअली डैश न्यू वोकेबलरीज, मतलब एक जो एक आर्टिस्ट होता है वो लगातार अपने जो उसकी बेसिक इसके पास जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उसको तो साथ में रखता ही है, साथ ही साथ नई स्किल्स को भी ऐड करता जाता है। यहाँ पे न्यू वोकेबलरीज का मतलब है कि नई नई चीज़ों को भी समय के साथ ऐड करता जाता है। फॉर ओवर 70 ईयर्स, कह रहा है कि 70 साल से ज़्यादा हो गए। पिकासो डिडेंट मेयरली सर्वाइव शिफ्टिंग आर्टिस्टिक मूवमेंट्स, पिकासो मतलब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मतलब जो लगातार जो आर्टिस्ट मूवमेंट्स आते रहे, शिफ्ट होता रहा, चेंज होता रहा, उसमें भी उन्होंने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बट एक्चुअली स्पेयर हेडेड मोस्ट ऑफ देम विदाउट वंस फॉलिंग आउट ऑफ कंटेंशन। एक बार भी वो स्पर्धा से बाहर नहीं हुए, मतलब हमेशा से टॉप पे रहे। चाहे कोई भी मूवमेंट आ गया, किसी तरीके की भी आर्ट में चेंज आ गया, कुछ भी चेंज हो गया, पिकासो जो थे हमेशा नंबर 1 रहे। एंड देयर इज नॉट मोर कंपेलिंग इंडियन पैरलर टू दिस दैन गुलजार, और इसी तरीके के एक इंडियन थे जिनका नाम था गुलजार, जो कि अपने ही फील्ड में हमेशा से टॉप में रहे। रेयरली हैज समवन स्पेंड डिकेड आफ्टर डिकेड एट द वेरी सबमिट ऑफ मल्टीपल डिमांडिंग पब्लिक क्राफ्ट्स, कह रहा है कि शायद ही कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति दशकों तक नंबर 1 बना रहे इस सारी जो पब्लिक क्राफ्ट है उसमें, विदाउट अ प्रोमिनेंट फेज ऑफ डिक्लाइन, किसी भी तरीके का उनके कैरियर में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। विदाउट द ग्रैंडुअसिटी दैट ऑफन अकम्पनीज ग्रेटनेस, और बिना किसी अहंकार के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया हो इस महानता को लेकर। तो उनका हमेशा जो कैरियर था हमेशा बहुत टॉप पे रहा, और किसी तरीके का उनको अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था इस बात का। एन इन्फ्लुएंशियल उर्दू पोएट, कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रभावी उर्दू पोएट थे। अ लिरिसिस्ट, जो एक लिरिक्स लिखते हैं। एक फिल्म और टेलीविज़न डायरेक्टर। ऑथर, स्क्रीन राइटर, चिल्ड्रंस राइटर, ट्रांसलेटर। गुलजार हैज़ डैश दिस वर्ड थ्रू एवरी पॉसिबल लेंथ, कह रहा है कि ये सब इन्होंने रोल्स अदा किए हैं। इसी वजह से जो गुलजार जी थे उन्होंने इस दुनिया को हर संभव लेंस से, आंखों से देखा है, मतलब हर तरीके से देखा है। एंड द वर्ल्ड टू हैज लुक्ड बैक ग्रेटफुली, इसीलिए दुनिया ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा सराहना के साथ देखा है। बेस्टोइंग ऑन हिम एवरी नोन नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, फ्रॉम द दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू द जनपथ अवार्ड, फ्रॉम द ऑस्कर टू द ग्रैमी, मतलब दुनिया ने भी उनको बहुत सम्मान दिया है, अवार्ड दिए हैं, चाहे वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, या जनपथ अवार्ड हो गया, या ऑस्कर हो गया, या ग्रैमी हो गया। टू डैश वन ऑफ हिज ओन लाइन्स, कह रहा है कि अगर हम उनकी एक कुछ लाइनों में से एक लाइन को याद करें, ही रोट फॉर द फिल्म, जो कि उन्होंने फिल्म आनंद के लिए लिखी थी। इस कैरियर हैज नॉट जस्ट बीन एक्सटेंसिव बट एक्सपेंसिव टू, इसका क्या मतलब है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ठीक है।
अ रिवर रन्स फॉर सेंचुरीज एंड येट बिलाइव द आइडिया ऑफ डैश। देखो यहाँ पे एक तरीके से कंट्रास्ट दे रहा है ना, बिलाइव दे रहा है, मतलब उस आइडिया को जुटला रहा है। मतलब जो रिवर है वो लगातार बहती रही तो किस आइडिया को, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी तरीके का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एक ही जगह ठहराव आ गया है। परमानेंस, परमानेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है, जो एक ही जगह मतलब एक बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। तो यहाँ पे ये है कि जो रिवर जो लगातार बह रही है वो उस आइडिया को एक तरीके से नकारती है जो होता है स्थिरता का। तो परमानेंस ज़्यादा बेस्ट होगा। ओबीडियंस मतलब किसी रूल्स को मानना, ऑर्डर्स को मानना नहीं। सिंप्लिसिटी नहीं। स्टैग्नेशन तो हम लोग किसी रुकावट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इस कंटेक्स्ट में जो है वो परमानेंस ज़्यादा अच्छा बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो एक कंट्रास्ट पैदा कर रहा है कि रिवर जो है वो सेंचुरी से बह रही है और ये जो परमानेंस का आइडिया है उसको नकारती है। तो बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। डैश न्यूअर टेरिटरीज क्या होना चाहिए, और फिर क्या करते हैं वो नए नए टेरिटरीज को अपने अंदर लेती है, ऑक्युपाई करती है। ऑक्युपाई का मतलब होता है कहीं रहना, है ना, या फिर कब्जा कर लेना। तो ये रिवर के साथ थोड़ा सा अजीब लगेगा। एनेक्स कर लेना मतलब फोर्सफुली अपने अंदर उसको मिला लेना, सीज कर लेना। तो एनेक्स न्यूअर टेरिटरीज ठीक है। इनकम्पास का मतलब होता है कवर कर लेना चारों तरफ से, तो ये मीनिंग नहीं है। ओवररन मतलब कहीं से भी बह के निकल जाना, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये मीनिंग नहीं आएगा। तो एनेक्स ज़्यादा सही है कि जहां से भी वो बह के जाती है नदी वो पूरा हड़प लेती है जितनी भी जमीन होती है। तो एनेक्स न्यूअर टेरिटरीज। वाइल रिटेनिंग एन एसेंशियल रिकॉग्नाइजेबल वॉइस इट मस्ट कॉन्टिन्यूअली डैश न्यू वोकेबलरी। एक तरीके से उनको नई नई स्किल क्या करना चाहिए, एब्जॉर्व करना चाहिए। एब्जॉर्व नई नई स्किल क्या करना चाहिए, सोचो, अपने अंदर लेना चाहिए, इन्वेंट करना चाहिए नहीं, एक्वायर करना चाहिए। हाँ, एक्वायर करना चाहिए। एक्वायर एक क्वालिफिकेशन होता है कि नई नई स्किल्स को हम एक्वायर करेंगे टाइम के साथ। बोरो नहीं, सी हमारा करेक्ट आंसर है। गुलजार हैज डैश दिस वर्ड थ्रू एवरी पॉसिबल लेंस क्या होना चाहिए, लुक्ड फॉर। लुक्ड फॉर का मतलब होता है सर्च करना नहीं। लुक आफ्टर किसी की केयर करना। लुक्ड इनटू उसको इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना। लुक डाउन किसी को नीची नज़र से देखना नहीं। सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। टू डैश वन ऑफ हिज लाइन्स मतलब उन्हीं की कुछ एक लाइन्स है जिनको हम हल्का सा बदल कर उसको यूज़ कर रहे हैं, वही मतलब ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। रीफ्रेज का मतलब तो पूरा एक तरीके से होता है पूरी लाइन को चेंज करना। तो हम किसी भी कही हुई बात को पूरी तरीके से रीफ्रेज नहीं करते हैं। ट्विक का मतलब होता है हल्का सा चेंज करना, स्लाइड चेंज करना, ठीक है। डिवाइस करना मतलब पूरी तरीके से नहीं। डिस्टॉर्ट कर देना, एकदम हटा देना उसको, तोड़ मतलब पूरा जो ओरिजिनल चीज़ है उसको ही खत्म कर देना नहीं। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तब तक मैं ऑप्शन को यहाँ पे उतार रहा हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। द इंस्पेक्शंस कैरीड आउट बाय द कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव रेज्ड कंसर्न ओवर फूड सेफ्टी एट रेलवे स्टेशन। कह रहा है कि जो इंस्पेक्शन जो है कर्नाटक फूड सेफ्टी द्वारा और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया, उसने काफ़ी चिंता जो है वो फूड सेफ्टी को लेकर जाहिर की है रेलवे स्टेशन। ठीक है, वन को देखते हैं। इन अ स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में सदर साउथ वेस्टर्न रेलवे सेड इट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड अ 14-day स्पेशल फूड सेफ्टी ड्राइव अक्रॉस ऑल इट्स डिवीजन। अब इससे तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई भी टॉपिक तो नहीं कर सकते। थर्ड, दो ऑप्शन में एक बार थर्ड से चेक कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज हैज रिस्पॉन्डेड आफ्टर फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन। कह रहा है कि इंडियन रेलवे ने रिस्पॉन्ड किया है जब उन्होंने एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कराया रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। फाउंड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, उसमें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं, नॉन परमिटेड कलर्स मिले हैं फूड में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो इंस्पेक्शन इन्होंने कराया, यहाँ पे बता रहा है यही इंस्पेक्शन किसके द्वारा कराया गया, तो वो FSDA द्वारा कराया गया। तो ये फोर्थ पे पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब हम थर्ड को रख सकते हैं। थर्ड के बाद देखो यहाँ कह रहा है ये जो इंस्पेक्शन कराया गया था, ये इंस्पेक्शन कराया किसके द्वारा गया, कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो एकदम नॉर्मल की बात है कि 3 के बाद 4 होना चाहिए। अब इसी इंस्पेक्शन के लेकर अपने स्टेटमेंट में सदर्न वेस्टर्न रेलवे ने बोला है इट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च अ 14-day स्पेशल फूड सेफ्टी ड्राइव अक्रॉस ऑल इट्स डिवीजन।
341. The drive covers checks on hygiene, cleanliness, FSI license, expiry dates of food products and food handling practices at catering and vending outlets. तो 3412 हमारा आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.